वेलकम फ्रेंड्स। जैसे कि हमने कहा था हम आधुनिक भारत के बारे में पढ़ेंगे। तो आधुनिक भारत का इतिहास यूरोपियों के भारत में प्रवेश और अंग्रेज़ों का की विजय पर फिर भारत का फ्रीडम स्ट्रगल स्वतंत्रता संघर्ष पूरा है। मगर इसके शुरुआत से पहले हमें ये समझना भी ज़रूरी है कि भारत में यूरोपियों का आगमन क्यों हुआ, भारत में व्यापार की स्थिति क्या थी। तो भारत में यूरोपियों के आने से पहले भी भारत का व्यापार था। भारत समुद्र के द्वारा, ज़मीनी द्वारा, दोनों मार्गों द्वारा अपना व्यापार करता था। यूनानियों से व्यापार करते थे, रोम के साथ व्यापार था। आपने सिल्क रोड के बारे में भी जानते होंगे। तो हमारा व्यापार जो था वो चीन के साथ भी होता था। तो यूरोप के साथ भारत के व्यापारिक संबंध बहुत पुराने थे। एक और कारण ये भी है कि 15वीं शताब्दी और 14वीं शताब्दी में जो पुनर्जागरण हुआ उसमें यूरोप में नई खोज, नए आविष्कार, नए रास्तों के लिए बहुत सारे चीज़ों को प्रोत्साहन मिला, नए रास्तों खोजने के लिए, नए आविष्कार के लिए। तो प्रोत्साहन भी वहाँ पे हुआ। एक ये भी कारण था। दूसरा एक कारण था कि 1453 में उस्मानिया सल्तनत ने जब एशिया माइनर को जीत लिया और कुस्तुनिया पर अधिकार कर लिया, तो पूर्व पश्चिम के बीच पुराने व्यापारिक मार्ग जो थे वो तुर्कों के नियंत्रण में आ गए। इसके अलावा वेनिस के व्यापारियों का अधिकार था। वे पश्चिमी यूरोप के नए राष्ट्रों, खासकर स्पेन और पुर्तगाल को इन पुराने व्यापारिक मार्गों से होने वाले व्यापारिक भागीदार में नहीं बनाना चाहते थे। और इंडोनेशिया के स्पाइस द्वीप के लिए नए और सुरक्षित राष्ट्रीय मार्गों तलाश करने में भी लोग लग गए थे कि हम इंडोनेशिया पहुँचे, नए स्पाइस मार्ग जो वहाँ के हम मसाले हमें मिले, हम उनका व्यापार करें। क्योंकि मसाले वो चीज़ थी जो मीट था, उसको प्रिजर्व करने के लिए मसालों की बहुत ज़रूरत होती थी। तो उसके लिए वो चाहते थे कि हमारा एक अधिकार हो उस स्पाइस गार्डन में, हमारा व्यापार का अधिकार हो। तो एकाधिकार की जो लड़ाई थी व्यापार पर वो भी बहुत बढ़ गई थी। तो इन सब को देखते हुए जो नए आविष्कार हुए उसमें पुर्तगाल जो है एक नाम सामने आता है, जो इसने समुद्री खोज के लिए बहुत प्रोत्साहन मिला। वहाँ के नाविक आए। उससे पहले हम कोलंबस का नाम सुनते हैं, उसने वो खोज पे निकला था, लेकिन वो भारत ना पहुंचकर अमेरिकी द्वीप पहुंचा था, वेस्ट इंडीज़। तो वास्को डी गामा जब पुर्तगाल ने भेजा गया 2 नाव के साथ, वो आया और वो कलिकट पहुंचा। तो पुर्तगाल का जो था वो भारत में प्रवेश और पुर्तगाल का भारत में वर्चस्व शुरू हुआ। तो हम पुर्तगाल के बारे में पढ़ेंगे कि पुर्तगाल का भारत में क्या स्थिति रही, कैसे उसके व्यापार को उसने अपने आगे बढ़ाया, उसके द्वारा भेजे गए नाविक कैसे कहाँ पर पहुँचे, उसके बाद उसने किन वायसरॉय को बनाकर भारत में भेजा, उन्होंने उनकी स्थिति को दृढ़ करने के लिए पुर्तगाल में उनको बेहतर स्थिति में लाने के लिए भारत में पुर्तगाल को क्या किया पुर्तगालियों ने। उन्होंने गोवा पे अधिकार किया कब, उनकी नीतियाँ क्या रहीं। तो हम पुर्तगाल से अपने यूरोपीय आगमन को आगे बढ़ाते हैं और हम फ्रांस तक जाएंगे। फिर फ्रांस और ब्रिटिश के बीच जो युद्ध हुए वर्चस्व को लेकर, और उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह भारत में अपना वर्चस्व बढ़ाते हुए नीतियों को लाती है, और फिर हम किस तरह आगे बढ़ते हैं अपने आधुनिक भारत की ओर। हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना इस वीडियो में भारत में यूरोपियों का प्रवेश। पुर्तगाल का पहला पार्ट आपके पास। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम पुर्तगालियों को पढ़ने जा रहे हैं कि भारत में जो यूरोपीय आगमन हुआ उसमें पुर्तगालियों के बारे में पढ़ेंगे। जर्मन दार्शनिक हेगल ने जहां भारत को मनोकामनाओं का देश बताया, वहीं एक और दार्शनिक लैंडस्ट्रोक ने कहा, जाने के
अनेक रास्ते व माध्यम हैं, पर देश एक ही था। चमत्कारी देश भारत पहुंचना जो धन से भरा है। प्राचीन काल से ही भारत के यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध थे। रोमन साम्राज्य के समय से ही सड़क और समुद्री मार्ग से ही सामान अपने गंतव्य तक पहुंचता था, पर सामान पहुंचने से पहले कई रास्तों से गुजरना पड़ता था। एशिया में इस व्यापार का अधिकांश भाग अरब व्यापारियों के नियंत्रण में था, जो पश्चिम एशिया के हाथों में होता था। 1453 ईस्वी में तुर्की के उस्मानिया सल्तनत के नियंत्रण में आ गया था। 1453 में उन्होंने कुस्तुनिया जीत लिया, जो पूर्व और पश्चिम के मार्ग तुर्की के नियंत्रण में आ गए। वेनिस और जनेवा के व्यापारी एशिया के साथ समुद्री मार्ग के व्यापार पर एकाधिकार रखना चाहते थे। पश्चिम यूरोप के देश को भागीदार नहीं बनाना चाहते थे। तुर्की राज्य से भी शत्रुता मोल नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि तुर्की जो था उसका जो नियंत्रण हो गया था पूर्व पश्चिम मार्ग में, अब उससे क्यों शत्रुता लेंगे। अपने व्यापार के लिए उनसे थोड़ा मैत्री और बीच के रास्ते ही पे चलेंगे ना। बिचौलियों को बीच में ना रख के सीधे व्यापार करना चाहते थे, क्योंकि बिचौलियों जो थे उनको ज़्यादा लाभ होता था। अब आप जो सामान लेंगे उसमें बिचौलियों का बहुत होता है, क्योंकि बिचौलिए क्या करते थे, एक सामान लेकर इधर से सामान लेते थे उधर देते थे, तो बीच में उनको पैसा देना पड़ता था। और जब इसमें ये भी था कि जब हम कई राज्यों से होकर गुजर रहे हैं तो वहाँ पे भी टैक्स लगता जाता था। तो एक ऐसे रास्ते की खोज होनी चाहिए कर रहे थे कि जिसमें कि हमें सीधे हम अपने देश से निकलकर उस देश पहुँच जाएं जहाँ से हम व्यापार कर सकें, जिससे कि बीच में बिचौलिए भी ना रहें और व्यापार का जो मुनाफा है, फ़ायदा है, हमें मिलता रहे। 1498 में यूरोप में पुनर्जागरण का दौर भी हुआ था, शुरू हो गया था। लोगों ने साहसिक कार्य को की भावना जागी और उनकी सरकार भी उनका साथ दी और उनकी समुद्री यात्राओं को प्रायोजित कर रही थी। मार्को पोलो 1254 से 1324 के बीच जिसने चीन की यात्रा की के वृत्तांतों ने यूरोपियों को बेहद आकर्षित किया। यूरोप के कई देश व्यापार के क्षेत्र में इटली के एकाधिकार को तोड़ना चाहते थे। 15वीं शताब्दी से ही अटलांटिक तट पर बसे अफ्रीका होकर पूर्व जाने का वैकल्पिक मार्ग खोज रहे थे। इन देशों में पुर्तगाल और स्पेन प्रमुख थे। 15वीं शताब्दी में भारत में वास्को डी गामा के आगमन से कई शताब्दियों पूर्व यूरोपीय यात्री आते रहे थे, लेकिन केप ऑफ गुड होकर जब वास्को डी गामा 17 मई 1498 में कलिकट पहुंचा तो उसने भारतीय इतिहास को गहरे रूप से प्रभावित किया। अब वास्को डी गामा कलिकट पहुंच गया, यानी भारत में उसके जो समुद्री खोज थी आके ख़त्म हुई। यहाँ से पुर्तगाल का जो चाहता था वर्चस्व एकाधिकार व्यापार में, वो मिलना उसकी संभावनाएं बढ़ गई। उसे भारत की खोज एक रास्ता मिल गया यहाँ पर। तो 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली वेनिस की समृद्धि से ईर्ष्या करने लगे थे और उनके लाभदायक व्यापार में हिस्सा प्राप्त करने के हर संभव प्रयास करने लगे थे। राजकुमार हेनरी, पुर्तगाल का नाविक, ने अपना पूरा जीवन भारत को जाने वाले समुद्री खोज में लगा दी थी। ये लिस्ट देखिएगा, इसमें मैंने पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांस, ये सीरियल वाइज हैं। इसी तरह ये भारत में आए हैं। पुर्तगाली प्रथम 1498 में इन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना करी
और 1503 में कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री डाल दी। इसके बाद डच आए, उन्होंने 1602 में कंपनी की स्थापना करी और 1605 में मछलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री डाल दी। जो अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई और 1608 में सूरत में उसने अपनी पहली फैक्ट्री डाली। देन 1616 में आए और 1620 में ट्रैंकोबार में अपनी पहली फैक्ट्री डाली। फ्रांसीसी फिफ्थ क्रम 5वें नंबर पर आए, 1664 में अपनी कंपनी की स्थापना वर्ष किया और 1668 में सूरत में पहली फैक्ट्री डाली। ये एग्ज़ाम पर्पस के लिए भी बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि मैचिंग में आपको ये ईयर दे दिए जाएंगे, कंपनी की स्थापना वर्ष, फैक्ट्री की स्थापना वर्ष, या तो कौन पहले आया उसको दे दिया जाएगा, उसके ईयर लिख दिए जाएंगे, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। 1498 में पुर्तगाली निवासी वास्को डी गामा भारत के कलिकट पहुंचा, जहां के शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया। भारत में पुर्तगालियों ने कोचीन, गोवा, दमन, दीव में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। पुर्तगालियों भारत का एक नया इतिहास वर्ष 1505 में प्रारंभ हुआ, जब पुर्तगाली सम्राट ने 3 वर्षों के लिए भारत में एक गवर्नर नियुक्त किया। फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा नवनियुक्त गवर्नर को भारत में पुर्तगाली स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए भेजा गया। पंद्रह में अल्फ्रांसिसो अल्बुक भारत में वायसराय बनकर आया। ये जो अल्फ्रांसिसो डी अल्बुक है, ये महानतम पुर्तगाली वायसराय था। ठीक है, उससे पहले जो मैंने आपसे बात करी थी फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा की, वो 1505 से 1509 के बीच रहा। ठीक, उसने तो यहाँ पे नीले जल नीति शुरू करी थी, हाँ, पूरे हिंद महासागर को नियंत्रण करने के लिए। एक वॉर हुई थी, वॉर ऑफ चावल, ठीक है, CHAWL 1508 में इजिप्ट, तुर्की और गुजरात, ठीक, वो उस पर हारा था नहीं। 1509 में फिर से उसने युद्ध किया और वो जीत गया था। ठीक, उसके बाद ही अल्फ्रांसिस्को अल्बुक को भेजा गया था। तो ये अल्फ्रांसिस्को अल्बुक एक महानतम वायसराय बनकर भारत में आया। ठीक, इसने आते ही क्या किया, 1510 में उसने गोवा पर अधिकार कर लिया। ठीक, यूसुफ आदिल शाह जो गोवा में थे, वो वहाँ के सुल्तान थे, तो वहाँ से 1510 में इसने गोवा को जीत लिया। पूर्व पश्चिम में एशिया और पूर्व में मलेशिया या मल का जो नियंत्रण, मलेशिया में भी नियंत्रण कर लिया। उसने स्थानीय लोगों से ईसाईकरण का प्रसार किया तथा धार्मिक विवाहों को प्रोत्साहित किया तथा गोवा को उसने पुर्तगालियों का हेडक्वार्टर बनाया। एक बात नोट करने वाली यहाँ पे है, उन्होंने हिंद महासागर के व्यापार पर एकाधिकार किया और कार्टेज पद्धति लागू की, जिसके अनुसार प्रत्येक जहाज को हिंद महासागर का प्रयोग करने के लिए पुर्तगालियों की अनुमति लेनी है। उसने इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड तक एशिया के पूरे समुद्री तट पर पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया। भारत के तटीय क्षेत्र पर भी कब्जा किया और अपना व्यापार पर तथा अधिकार बढ़ाने के लिए कार्टेज पद्धति लागू की। मैंने अभी बताया था, कार्टेज पद्धति इन्होंने क्या लागू कर दी थी कि हिंद महासागर का आप अगर प्रयोग करते हो तो आपको हमारी अनुमति लेनी पड़ेगी। जब हम दे देंगे तो अनुमति लेनी पड़ेगी, यानी कि हम अनुमति तब देंगे जब हमें आप पैसा देंगे। आप हमें पैसा दीजिए और इसका यूज़ करिए। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में जब इंग्लैंड, हॉलैंड,
फ्रांस की उभरती हुई शक्तियों ने विश्व व्यापार में पुर्तगालियों के एकाधिकार के खिलाफ एक कड़ा संघर्ष छेड़ दिया। जब इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस जैसे लोग व्यापार में संघर्ष होने पड़ा तो पुर्तगालियों को एक संघर्ष के रूप में हुआ और पुर्तगालियों का भारत में पतन के कारण भी शुरू हो गए। अब पुर्तगालियों के पतन के कारण क्या थे? कमज़ोर असम उत्तराधिकार की नीति। भारत में पुर्तगाली प्रशासन असक्षम हो चुका था। पुर्तगालियों ने धर्मांतरण की नीति लागू की जिसने स्थानीय लोगों को भयभीत किया, परेशान किया। पुर्तगालियों को अन्य यूरोपीय शक्तियों की तीव्र स्पर्धा का सामना भी करना पड़ा। मैंने बताया ना, इंग्लैंड आ गया था, हॉलैंड, फ्रांस की बढ़ती शक्तियों से हुआ। और पुर्तगालियों ने ब्राज़ील की खोज की जिससे उनका ध्यान भारत की ओर से हट गया। एक ये भी कारण था कि उन्होंने ब्राज़ील की भी खोज कर ली थी और जब ब्राज़ील की खोज करी तो उनका भारत से ध्यान हटता गया। साथ ही साथ जब मैं आपको इंग्लैंड के विषय में पढ़ाऊँगा तो इंग्लैंड के बारे में भारत के आगमन में पढ़ाऊँगा तो एक विवाह संबंध स्थापित हुआ था पुर्तगालियों के साथ, तो उसके बारे में बताएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम अब डच के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।